नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पड़ोसी देश श्रीलंका की खबर से। इस वक्त वहां पर काफी जो आर्थिक संकट है वो गहराता जा रहा है और वहां के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने देश के दिवालिया होने का भी ऐलान कर दिया है। उधर एक और बड़ी घटना वहां पर हो चुकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की नीतियों से नाराज प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि राजपक्षे अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। हालात इस कदर काबू से बाहर हो चुके हैं कि राजधानी कोलंबो की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के गुस्से के चलते श्रीलंका पुलिस ने राष्ट्रपति निवास के पास लगे बैरिकेड हटाने पड़े। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हजारों की तादाद में पहुंचकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। ये प्रदर्शनकारी मार्च महीने से राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई जगहों पर पुलिस और सेना की प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुई। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए विपक्ष के नेता रणिल विक्रमसिंघे ने देश की संसद के स्पीकर से संसद का सत्र बुलाने की अपील की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय दत्ता। संजय, बताइए इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के हैं? एंटी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है, हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं। मौजूदा हालात क्या है? प्रशासन और पुलिस इसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? श्रीलंका का हालत कभी इतना खराब नहीं हुआ है। सिविल वॉर के टाइम में भी खाना तो मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी तो था देश में, लेकिन अब खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है। इसका रियली दो कारण है। पहला कारण है कोविड के टाइम में प्रेसिडेंट राजपक्षे साहब ने कहे थे टूरिज्म बंद कर दो। इससे जो हुआ एकदम कम हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड प्रॉब्लम जो हुआ वो है राजपक्षे साहब ने कहे थे अभी केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए खेती में। इससे जो दो चीज़ हुआ, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और टी प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट में आता है वो भी बहुत कम हो गया। इसी से आपका बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे श्रीलंका, डीजल नहीं खरीद पा रहे। भारत कुछ दिए हैं लेकिन सब कोई इतने गुस्से में है। आज प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चले गए, राजपक्षे साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई कह रहे हैं देश छोड़ के चले गए हैं। अभी देखने पड़ेगा क्या होगा। राजपक्षे साहब के बारे किसी का पता नहीं अभी भी, लेकिन सब कोई उनको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुजॉय आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। तो वहाँ पर मौजूदा हालात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और चलिए हम इस पर कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेते हैं। और श्रीलंका के संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज, जो कि ग्लोबल जो इवेंट हो रहे हैं उनको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सन्याल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको ये जो मौजूदा संकट बन रहा है इस वक्त श्रीलंका में, हालात काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? और ऐसे में प्रशासन और पुलिस के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अभी श्रीलंका का हालत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊंगा, जो स्थिति में आया है, यहाँ से सुधरना बहुत लंबा टाइम का बात हो जाता है। और अभी यहाँ से सिचुएशन और खराब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अभी क्या हो जाता है इस टाइप का सिचुएशन में, एक तो है आपका पूरा जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वो पूरा डिसरप्टेड हो जाता है। सप्लाई चेन पूरी तरह से अभी डाउन है उधर। तो उधर बहुत सारे कमोडिटीज के लिए उनका इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बहुत सिग्निफिकेंट लेवल में है। बट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में जहां डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना कम हो गया है, करेंसी का ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है, सो चारों तरफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने लगा है।
सो हम लोग जो देखने को जो हम लोगों को मिल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, करेंसी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो ये एक विशियस साइकिल आप कह सकते हैं, एंड यहाँ से निकलना there has to be some kind of a big intervention, but वो कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो बोलना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी पहले मेरा ख्याल से ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों सिचुएशन इतना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो जहाँ इंपैक्टेड हो रहा है, वहाँ इसको संभालना जल्दी से संभालने के कोई रास्ता है ऐसा नहीं लग रहा है। एक चीज कहूंगा कि श्रीलंका का आज का हालत ऐसा है, लेकिन ये सिचुएशन काफी दिन से इफ आई से बिल्डअप होते गया है, क्योंकि उधर टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंस ऐसे ही बहुत ज्यादा है। कमोडिटी प्राइसेस के बाद उसको फिर से हिट किया है, और जो बहुत सारे पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जो लिया गया था वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी को काफी डैमेज किया है। सो ऑल दिस थिंग्स हैड प्लेड अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग श्रीलंका टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा ख्याल से इस टाइप का कोई चीज का इमीडिएट डर पड़ोसी देश होते हुए भी हमारे लिए अभी उतना ज्यादा है ऐसा नहीं लगता है। दूसरा कोई कंट्री के लिए भी इतना ज्यादा रिस्क है लगता नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का सिचुएशन काफी दौर से उनका खुद का पॉलिसी का इम्पैक्ट आज दिखने लगा है। तो मेरा ख्याल से ये चीज हमको इमीडिएट टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अब प्रोफेसर संजय आपसे भी समझना चाहेंगे अब श्रीलंका के पास आगे के लिए रास्ते क्या हैं, और ये भी समझना चाहेंगे कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत की पॉलिसी रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, और उस लिहाज से भारत मदद भी करने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका की। लेकिन श्रीलंका से काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि वहाँ से लोग माइग्रेट होकर भारत भी आ रहे हैं। मदद करने की कोशिश भारत कर रहा है उनको भी, लेकिन अगर इस तरह से बड़ी तादाद में वहां से लोग आते रहे तो क्या भारत के सामने भी एक तरह का संकट बन सकता है, इतने सारे जो माइग्रेशन होकर वहां से लोग आएंगे उनको संभालने के लिए? जी देखिए, पहली बात, मैं अगर इंटरनल इश्यूज की बात करता हूं श्रीलंका की, तो आप मान के चलिए कि श्रीलंका में जो अभी आर्थिक जो संकट पैदा हुआ, उसमें चाहे फूड शॉर्टेज हो, फ्यूल शॉर्टेज हो, मेडिसिन शॉर्टेज हो, काफी कुछ जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया, मुद्रा का डिवेल्युएशन हो गया, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। उसमें जो खासकर श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो राजपाक्से ब्रदर्स का जो पॉलिसीज था, वो बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार रहा। जिस तरीके के उन्होंने बायलैटरल लोन्स लिए जो उनको डेट ट्रैप कर गए, और जो लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट किया, वो उनका क्राइसिस का मेजर कारण बना। कुछ हद तक उनकी जो पॉलिसीज थी, खासकर जो फर्टिलाइजर को लेके जो पॉलिसी था, या आप ये कहिए कि जो उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज थी जिसमें टूरिज्म और ये सारे मुद्दे थे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ, जो आपने भारत के संदर्भ में श्रीलंका की पॉलिसी को पूछा, तो इसमें एक बात ध्यान में रखने की बात है कि देखिए, श्रीलंका में एक पॉलिटिकल क्राइसिस काफी वर्षों से चला जा रहा है और दशकों से चला जा रहा है। जिस तरीके का जो इंटॉलरेंट एटीट्यूड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ में श्रीलंका में रहा, खासकर 1980 के दशक से आप जब मानेंगे, और जो मेजोरिटी माइनॉरिटी इंटरफेस डेवलप हुआ, उसमें राजपाक्से ब्रदर्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। 2005 के बाद से, और खासकर जब 2009 में उन्होंने सिविल वॉर को खत्म करने की बात कही, तो एक तरीके से जो ये माइनॉरिटी मेजोरिटी डिस्कोर्स हुआ, उसमें माइनॉरिटीज के वॉइस को आपने कोर्स के माध्यम से, एक शक्ति के माध्यम से दबाने का प्रयास किया। लेकिन और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इतना ध्यान नहीं दिया कि एक लॉन्ग टर्म एक देश को स्टेबल इकोनॉमी देने में क्या पॉलिसीज अपनाना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि माइनॉरिटी का इश्यू वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और भारत के साथ भी जुड़ा हुआ था, श्रीलंका जो तमिल्स का इश्यू था, वो भारत भी उसके प्रति कंसर्न था। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और भारत को दक्षिणी एशिया में काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने बेसिकली श्रीलंका ने चीन की तरफ बैंडवॉगन किया
अपने आप को झुकाया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो, ट्रेड का मुद्दा हो या बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुद्दा हो। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो राजपक्षे ब्रदर ने निभाई। अब सवाल आता है कि इस तरीके की जो नीति हुई, अब जो आर्थिक क्राइसिस था वो राजनीतिक क्राइसिस से क्लब हो गया, और जो चाहे वहाँ मेजोरिटी हो, सिंहला कम्युनिटीज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी, तमिल्स और मुस्लिम्स, और ये सब अब एक साथ एकजुट हो गए, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सब पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप जाफना में जाइए, कहीं पर भी जाइए, ज्वाइंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो आर्थिक संकट था राजनीतिक संकट में ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसमें जो पहली जो डिमांड थी कि भाई जब तक गोटाबाया नहीं जाएगा, जब तक गोटाबाया का डिमांड कंप्लीट नहीं होगा, महेंद्र राजपक्षे चले गए लेकिन ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक इसका स्थायी समाधान राजनीतिक नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि देखिए भारत हमें पिछले 3 दशक से मैं कहूंगा कि जब से गुजराल डॉक्ट्रिन हमने अडॉप्ट किया, उसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में नॉन रेसिप्रोसिटी और एक जेनरसिटी का एटीट्यूड रखा। और भारत मोदी जी के टाइम में भी आप देखिए कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया और उसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज को डेवलपमेंटल हेल्प दिया। इसमें मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जाफना से कोलंबो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है या आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत ने इस क्राइसिस में भी लगभग $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड और ऑयल से संबंधित असिस्टेंस दिया। अब सवाल ये जो आपने पॉइंट बताया संजय जी, 3.5 बिलियन डॉलर की मदद भारत ने की भी, हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फूड के जरिए, फ्यूल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, हर तरीके से भारत मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उनको। ये कच्ची पॉलिसी जो पहले लेकर आई थी उसके तहत। लेकिन सिद्धार्थ जी, इस पर मैं अगला सवाल मेरा यही होगा, तो भारत तो मदद कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो बाकी जो फॉरेन बॉडीज है, इंटरनेशनल बॉडीज है, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी भूमिका यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? वो कितनी मदद कर सकते हैं और श्रीलंका को इस संकट से कैसे उबार सकते हैं? एक्चुअली उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है इन द कमिंग मंथ्स। टिपिकली जो देखा जाता है, इस टाइप का सिचुएशन जब हो जाता है तब कंट्री के पास 2-3 प्रॉब्लम आ जाता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसका करेंसी का ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है, तो करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट करता रहता है। और करेंसी का वैल्यू अगर कम होते जाएगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाता रहता है, और ये दोनों चीज एक दूसरे को फिट करता रहता है, दोनों और खराब होते जाता है। टिपिकली जो मैं पहले भी बताया, ये सिचुएशन में कोई एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन का टिपिकली जरूरत पड़ता है। तो उसमें टिपिकली क्या होता है, कोई एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बॉडी ये सिचुएशन में इन्वॉल्व अगर होता है, टिपिकली IMF, जो आके इस सिचुएशन में कोई एक लोन लेके आता है, फॉरेन करेंसी लोन लेके आता है, कंट्री के पास थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी रिजर्व का बफर मिल जाता है, तो करेंसी के ऊपर इमीडिएट प्रेशर आना थोड़ा बंद होता है। बहुत सारे टाइम में करेंसी के साथ कोई एक पेगिंग, सेमी पेगिंग टाइप का एक चीज भी लेके आते हैं, आई मीन वो सब कंडीशनलिटीज में। सो टिपिकली ये सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एक टाइम में एक IMF जैसा कोई इन्वॉल्व हो और उससे कुछ इमीडिएट फॉरेन एक्सचेंज सपोर्ट मिले, कोई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आ जाए मल्टीनेशनल बॉडी से, एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ कंडीशनलिटीज। टिपिकली देखा गया है जो जहां इस टाइप का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एक साथ जुड़ जाता है, तो इस टाइप का एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल रहता है। एंड मेरा ख्याल से ये सिचुएशन में, श्रीलंका का सिचुएशन में भी गोइंग अहेड, इट मे नॉट come in the next few days or next few weeks, but in the coming months इस टाइप का कोई सिचुएशन आ जाना, कोई एक मल्टीनेशनल बॉडी इन्वॉल्व होना, उससे कोई डॉलर लोन मिलना, एंड उसके साथ बहुत सारे कंडीशनलिटीज इन टर्म्स ऑफ मीडियम टर्म रिफॉर्म्स, ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रह जाता है। बिल्कुल। अब आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही समय देने के लिए और इस पूरी खबर का एनालिसिस और हमें समझाने के लिए कि भारत के लिए भी इसके क्या मायने हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो संकट काफ़ी गहराया जा चुका है। आने वाले समय में, क्योंकि अब इंटरनल तरीके से तो सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बॉडी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे और तभी यहाँ पर कुछ बड़ा सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है आने वाले समय में। फिलहाल स्थिति खराब है, देखना होगा कि प्रशासन और वहाँ की पुलिस किस तरह के कदम आगे उठाती है। चलिए, ये तो बात हुई श्रीलंका क्राइसिस
एनालिसिस की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो खबर आ रही है, अमरनाथ में जो घटना हुई है, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के हादसे हुए हैं। अब आपको वहां पर लेके चलते हैं। और अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे की बात करें तो शुक्रवार को एक बड़ी घटना हो गई और बादल फटने की घटना से अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है, जबकि 40 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। ऐसे में IDPB, NDRF और NDRF के जवान बचाव में लगे हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि घायल लोगों का इलाज के लिए 20 अस्पतालों में भर्ती भी शुरू हो चुकी है। प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए वहां पे जितने भी डॉक्टर्स हैं और मेडिकल स्टाफ हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। लेकिन अभी जो केव वाला इलाका है वहाँ पर मौसम बहुत साफ है। मोस्टली दोपहर के बाद का जो टाइम होगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज बारिश का अंदेशा है। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और लोगों को हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऊपर जाने से। उनको हम सलाह दे रहे हैं कि ऊपर न जाएं, उनको रोका गया है और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर से नीचे लाया जाए, जिससे कि ट्रैक खाली रहे और अगर राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम गति ला सकें। जो पूरा क्षेत्र है वो अभी सामान्य स्थिति, वहाँ कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कई लोगों से हमारी टीम्स ने बात भी की है और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर काफ़ी लोगों रिस्पॉन्स भी आए हैं और लगातार रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं वहां पर लोगों को जानकारी देने के लिए रखी गई हैं। जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। मौसम के खराबी की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब जो भाविक है उनको यहाँ पर रुका दिया है, ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। ऊपर जो टैंक लगते ना वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए। उन नदी के बाजू में टैंक थे इसलिए वो बह गए। तो अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए। आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी। 10 पेशेंट्स आए थे जिनको हमने प्राइमरी मैनेजमेंट देके और कुछ को बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजा है, कुछ को स्कीम्स में। रेस्ट अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है और जो कैजुअलिटीज आएंगे उसी हिसाब से हम मैनेज करते जाएंगे। बिल्कुल। और अमरनाथ हादसे की ताज़ा हालात के बारे में जानने के लिए चलते हैं वहां मौजूद हमारे सहयोगी ईशान वानी के पास। ईशान, बताइए। हम अभी आर्मी के बेस कैंप में खड़े हैं और यहीं पर लगातार आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहाँ पर इंजर्ड या रिलीफ मटेरियल को जो है यहाँ से ले जा रहे हैं और वहाँ से भी जो साधन है उनको, कोई ज़ख्मी है या कोई जिसकी मृत्यु हुई है उसको यहाँ पे लाया जा रहा है और उनको जो है आगे यहाँ से अस्पताल लिया जा रहा है, क्योंकि रास्ता वहाँ का बहुत नैरो है, वहाँ से लोग चल के नहीं आ सकते, सड़क नहीं है। इसलिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो है मल्टीपल ग्रुप्स ने यहाँ पे किया है और लगातार यहाँ पर ऐसे इंजर्डों को लाया गया है जो मेडिकल असिस्टेंस जिनको ज़रूरत थी। करीब 50 से 60 लोग जो घायल हैं उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया था। हमें सूचना मिली है कि करीब 50 से ज़्यादा लोगों को जो स्किम्स हॉस्पिटल है श्रीनगर का वहाँ पे दाखिल किया गया था और जिसमें से फिर अभी 15 लोग खाली एडमिटेड है, बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन एक कंबाइंड एफर्ट चल रहा है जिसमें अभी 16 की पुष्टि है आर्मी की तरफ से कि 16 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हो चुकी है। बीएसएफ ने ऐसा दावा किया है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी है ताकि यहाँ से न केवल मेडिकल असिस्टेंट बल्कि हर किस्म का साजो सामान यहाँ से लिया जाए, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर वही जगह है जहाँ पर यह हुआ है। पीछे मेरा पहाड़ी देख रहे हैं कि पीछे ही अमरनाथ की गुफा है और यहीं पे लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। आज मनोज सिन्हा भी स्किम सोवरा गए, अस्पताल गए, वहाँ पे जो बीमार हैं उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना और लगातार ऑपरेशन जारी है। जो लोग गायब हैं उनको ढूंढने की प्रक्रिया भी जारी है। कैमरा पर्सन शफीक मलिक के साथ ईशान वानी, ET नाउ स्वदेश।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की। और अब से कुछ ही देर पहले डी मार्ट ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजों की बात करेंगे तो आय के फ्रंट पर देखेंगे तो नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। मुनाफा और मार्जिन हमारे अनुमान से अच्छे नजर आ रहे हैं। तो जून तिमाही के नतीजे कहेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो करीब 355% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने अपने कामकाजी मुनाफे में दर्ज की है और एबिटा मार्जिन भी जो है वो 4.41% से बढ़कर 10.3% के आसपास कंपनी ने पोस्ट किया और मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ 490% की ग्रोथ मुनाफे में भी दर्ज हुई है। इस बार की जो ग्रोथ आई है उसमें जो मर्चेंडाइज और अपैरल बिक्री है वहां पर काफ़ी अच्छा सुधार एक देखने को मिला है। मर्चेंडाइज और अपैरल बिक्री लेकिन अभी भी प्री कोविड स्तर से कम ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा पुराने स्टोर्स में जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी ग्रोथ में अच्छी बढ़त देखी गई है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट इन तमाम सेगमेंट की वजह से इस बार के नतीजों में देखने को मिला। इस पर नतीजों पर कंपनी के सीईओ और एमडी नेविल नोरोना का कहना है कि कुल बिक्री में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल कैटेगरी की बिक्री में सुधार हुआ है। इसके अलावा महंगाई की वजह से लेकिन वॉल्यूम्स पर कुछ असर देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर नतीजे कहेंगे तो नतीजे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं और हर फ्रंट पर एक अच्छी ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों की तरफ आपको ले चलते हैं और यहाँ पर